मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की जो टेस्ट सीरीज है वो पेपर सेकंड, जिनका भी अब अपकमिंग टाइम में HPSSB, DSSB, एम्स पटना, DMER और अदर स्टेट के लिए CHO एंड स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए कॉमन मॉक टेस्ट सीरीज सेकंड है। तो एक टेस्ट सीरीज में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट टेस्ट सीरीज में, तो उसका आंसर यहाँ पे आपको बताया जाएगा। सेकंड थिंग, DSSB एंड HPSSB के पेपर आपको बहुत ही जल्दी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जिनसे आपके अपकमिंग टाइम में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। DSSB की कोशिश की जाएगी कि 12 से 13 पेपर हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। HPSSB के 3 साल के पेपर हैं तो वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नेक्स्ट थिंग कि जो भी लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें कि जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग एग्ज़ाम डेट्स आती जा रही हैं, उसके लिए तो आपको और किस टाइप का कंटेंट चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी नर्सिंग से रिलेटेड पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था कि कंगारू मदर केयर शुड बी प्रोवाइडेड बाय मदर फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी आवर्स इन वन सिटिंग। तो एक बार मदर बैठती है, कंगारू मदर केयर जो पोजीशन लेती है KMC पोजीशन में बैठेगी, तो एक सिटिंग में कितने घंटे के लिए KMC केयर दी जाएगी, कंगारू मदर केयर दी जाएगी। तो ऑप्शन में था 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर या फिर 1.6 आवर। तो एक बार कंगारू मदर केयर की जो सिटिंग पोजीशन में मदर बैठती है तो एटलीस्ट 1 आवर के लिए KMC दी जाएगी। KMC फैमिली का कोई भी मेंबर जो हेल्दी मेंबर है वो दे सकता है। एग्जाम में आपको आता है KMC क्यों दी जाती है, ताकि मदर और बेबी की बॉन्डिंग अच्छी हो, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट किया जा सके बेबी को। और KMC उन बच्चों को दी जाती है जिनका बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg होता है, प्रीटर्म बेबीज़ होते हैं या फिर जिनका बर्थ वेट लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं उनके लिए KMC केयर दी जाती है। नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है 2.5 kg, बट यदि 2.5 kg से कम होता है बर्थ वेट तब हम KMC केयर दे सकते हैं। तो ये बेसिक से क्राइटेरिया है KMC के जो एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ग्राफ्टिंग ऑफ बर्न वुंड आर कवर्ड विद द पेशेंट्स ऑन स्किन। यदि किसी को बर्न इंजुरी हुई है तो बर्न वुंड के लिए हम पेशेंट की खुद की स्किन ऑन स्किन यूज़ करते हैं, तो ये किस टाइप की ग्राफ्टिंग कहलाएगी। ऑप्शन में है होमोग्राफ्ट्स, जीनोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट या फिर हेट्रोग्राफ्ट। तो जब किसी की पर्सन की बर्न इंजुरी हुई है उसको, बट उसके जो वुंड है वहाँ पर स्किन को कवर करना है, तो उसी की खुद की स्किन कहीं और जगह की स्किन ली जाके, हो सकता है थाई की स्किन ले जाए, मोस्टली थाई की स्किन है जो यूज़ की जाती है, तो वो लेके उस जो बर्न एरिया है उसको कवर किया जाता है। तो वो किस टाइप की ग्राफ्टिंग होगी, ये कहलाएगी ऑटोग्राफ्ट। क्या कहलाएगा, ऑटोग्राफ्ट। यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, इससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है कि फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, ट्रंक टू आर्म में दे सकते हैं हम, ट्रंक से या फिर थाई से फेस में दे सकते हैं। तो क्या है, ऑटोग्राफ्ट अपनी खुद की बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो स्किन है वो यूज़ की जा सकती है। आइसोग्राफ्ट में क्या होगा, बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो आइसोग्राफ्ट कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर इनवर्ट स्ट्रैंड रहेंगे। तो इस टाइप के में क्या होगा कि जो जेनेटिकल और आइडेंटिकल ट्विंस होंगे वो यहाँ पर स्किन देंगे या फिर कोई भी ऑर्गन देंगे, तो आइसोग्राफ्टिंग कहलाएगी। फिर आता है ऑलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट का मतलब होगा बिटवीन डिफरेंट मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेम स्पीसीज। एलोग्राफ्ट का मतलब है कि सेम स्पीसीज, ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग दे सकते हैं, या फिर कोई फैमिली में कोई भी रिलेटिव होगा या फिर कोई स्ट्रेंजर कोई भी होगा, बट ह्यूमन बीइंग सेम स्पीसीज होगी, तो क्या कहलाएगी, एलोग्राफ्टिंग। यदि जीनोग्राफ्ट आपको एग्जाम में आता है तो जीनोग्राफ्टिंग का मतलब होगा कि दो अलग अलग स्पीसीज में, बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, पिग टू ह्यूमन हो सकता है, डॉग टू ह्यूमन हो सकता है, कैट टू ह्यूमन, कुछ भी जो स्पीसीज डिफरेंट हो जाती हैं तो वो किस में आएंगे, जीनोग्राफ्ट में। आई होप आपको चारों टर्म क्लियर हो गए। ऑटोग्राफ्ट सेम आपकी बॉडी का ऑन पार्ट रहेगा, आइसोग्राफ्ट में आइडेंटिकल ट्विंस रहेंगे,
एलोग्राफ्ट में सेम स्पीसीज होंगी और जीनोग्राफ्ट में डिफरेंट स्पीसीज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इज नोन एज। तो एबनॉर्मल तरीके से फ्लूइड का एक जगह इकट्ठा हो जाना क्या कहलाएगा? इन्फ्लामेशन, एडिमा, एपिस्टैक्सिस या फिर नेक्रोसिस। तो यहाँ पर 4 टर्म दिए गए हैं, आपको बताना है कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एक जगह कहीं पर भी इकट्ठा हो जाता है तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर एक कहलाएगा एडिमा। क्या कहलाएगा? एडिमा। यहाँ पर और टर्म दिए हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू डेथ, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो टिश्यू की डेथ हो जाती है इसको हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग एंड इन्फ्लामेशन का मतलब होता है अ कंडीशन इन विच अ पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स रेड, सोर एंड स्वॉलन बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी। तो किसी इंजरी और इन्फेक्शन के कारण बॉडी का कोई सा भी एरिया रेड हो जाए, स्वेलिंग आ जाए वहाँ पर, तो वो क्या कहलाएगा? इन्फ्लामेशन। बट एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एबनॉर्मल तरीके से फ्लूइड एक जगह इकट्ठा होता है तो क्या कहलाएगा? एडिमा। एपिस्टैक्सिस, यहाँ पर जो टर्म है इसकी आपके लिए एग्जाम में नोज ब्लीडिंग को कैसे मैनेज करेंगे जरूर एग्जाम में आता है, तो आप इसको एक बार जरूर चेक कर लें। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कौन सा है जो पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल है? ऑप्शन में क्लोरीन, सल्फर, आर्गन या फिर नाइट्रोजन। तो पॉली एटोमिक जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर वो कौन सा है? तो पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटोमिक जो आयन कहलाते हैं, इनमें कोवलेंटली बॉन्ड बनता है जो कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो यहाँ पर इनका जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो इस टाइप का जो यहाँ पर पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल है वो क्या है? सल्फर। नेक्स्ट है यहाँ पर, a presenile degenerative disease of the brain affecting the frontal lobe is called सॉरी। तो एक यहाँ पर कहा है प्रीसेनाइल डिजेनरेटिव डिसीज है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिजेनरेशन हो रहा है सेल्स का, जो कि ब्रेन के ओनली फ्रंटल लोब को ही अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑर्गज्म या फिर पिक्स डिसीज या फिर न्यूलोगिज्म। तो यहाँ पर कहा है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक तरीके का इमोशन है जो कि यंग चिल्ड्रंस में देखने को मिलते हैं, जो कि 4 साल के बाद, या फिर अनकॉन्शियस जिसको हम सेक्सुअल डिजायर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ्रंटल लोब को अफेक्ट करेगा और प्री सेनाइल डिजेनरेटिव डिसीज है। तो ये क्या है? ये पिक्स डिसीज। क्या है? पिक्स डिसीज। यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया गया है क्या होगा? पिक्स डिसीज, जिसमें फ्रंटल लोब अफेक्ट होगा ब्रेन का, और प्री सेनाइल डिजेनरेटिव डिसीज है। न्यूलोगिज्म का मतलब होता है कि न्यू वर्ड और न्यू फ्रेजेस है जो बनाना, जिनका कोई भी मीनिंग ना हो। नेक्स्ट है यहाँ पर, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो अनुवांशिकी की जो प्रिंसिपल है ये कौन लाया था? तो यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं इन्होंने कुछ ना कुछ खोज है जो जरूर की है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। तो हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस और जो यहाँ पर अनुवांशिकी इसके प्रिंसिपल किसने दिए थे? जॉर्ज मेंडल ने, या फिर जॉर्ज मेंडल, जिनको हम जी मेंडल के नाम से याद रख सकते हैं। आपने 12th में मटर के ऊपर जो पी है, मटर है, उसके ऊपर बहुत सारे टेस्टिंग हमने पढ़े थे, तो सेम वही हैं। तो कौन है? मेंडल। इन्होंने इनहेरिटेंस और अनुवांशिकी के प्रिंसिपल लाए थे। और यहाँ पर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, विलियम हार्वे, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने भी अलग अलग माइक्रोबायोलॉजी में खोज की हैं जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल डिवाइस इज यूज टू सपोर्ट द पेशेंट्स बैक। तो पेशेंट की बैक को सपोर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाएगी? बेड क्रेडल, फुटबोर्ड, बैक रेस्ट या फिर कार्डियक टेबल। तो जो यहाँ पर पेशेंट की जो बैक, पीठ है जिसको हम हिंदी में कहें, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? बैक रेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग आर्ट्रियोल्स ड्यूरिंग सीवियर हेमरेज। तो यदि किसी पर्सन में सीवियर हेमरेज की सिचुएशन डेवलप होती है तो कौन सा हार्मोन है जो कि आर्ट्रियोल्स को क्या करेगा? जिस हार्मोन का लेवल जो ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? बढ़ाएगा।
तो यहाँ पर कहा है कि कौन सा हार्मोन बीपी को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, आर्ट्रियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके सिकोड़ के जब सीवियर हेमरेज होगा। तो ऑप्शन में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, फ्लूइडाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ पर जो हार्मोन एक काम करेगा कि बीपी को बढ़ाने का काम करेगा, आर्ट्रियोल्स क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सिकोड़ने का काम करेगा, इससे ब्लड प्रेशर हाई होगा। और इस सिचुएशन कब होगी, जब सीवियर हेमरेज होगा। तो यह है एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, और जिसको हम क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस इज। तो म्यूकस में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? ऑप्शन में ग्लूटेन, म्यूसिन, न्यूमिन या फिर मायोसिन। तो प्रोटीन जो म्यूकस में पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम क्या है? तो वो है म्यूसिन। क्या है? म्यूसिन। मायोसिन जो नर्व फाइबर्स होते हैं, मसल्स होती हैं, मसल्स में पाया जाता है मायोसिन, बट जो म्यूकस में पाया जाने वाला प्रोटीन है वो क्या है? म्यूसिन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। तो फैमिली प्लानिंग मेथड को लेकर बहुत सारे सेपरेट वीडियो हैं, और आप फैमिली प्लानिंग मेथड को ज़रूर एक बार रिवाइज करके जाएं। कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, यदि आप CHO का पेपर देते हैं तो उसमें मोस्टली आपको 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं फैमिली प्लानिंग मेथड्स को लेके। यदि आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देंगे NHM के लिए तो 2 क्वेश्चन आपको पक्का रखे हुए मिलेंगे, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक हैं जो आपके आते हैं एग्ज़ाम में। तो फैमिली प्लानिंग मेथड के टाइप आ सकते हैं आपको, फिर उनकी जो मेथड्स हैं उनमें से एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सी परमानेंट है, कौन सी शॉर्ट टर्म के लिए, कौन सी लैक्टेटिंग मदर के लिए। देन आफ्टर यहाँ पर फिर इंजेक्टेबल भी आते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक हैं फैमिली प्लानिंग मेथड को जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सी है? ऑप्शन में ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो नेचुरल का मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी मेथड्स नहीं अपनानी है। तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में मोस्टली की जाती है। ट्यूबेक्टोमी को लेके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा फैमिली प्लानिंग मेथड्स कौन करवाता है, फिर किसकी सबसे ज़्यादा फैमिली प्लानिंग मेथड्स अपनाया जाता है। तो ट्यूबेक्टोमी मोस्टली करवाया जाता है, और फीमेल्स में परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड है। तो यहाँ पर वैसेक्टोमी मेल्स में की जाती है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो इंसर्ट की जाती है, बच्चा नेचुरल में तो क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम इज टर्म्ड एज। तो जब रेस्पिरेटरी रेट क्या हो, नॉर्मल हो, तब क्या कहा जाएगा उसके लिए? तो ऑप्शन में है एपनिया, टैकीकार्डिया, यूपनिया या फिर ब्रेडिकार्डिया। तो एपनिया का मतलब होता है सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। टैकीकार्डिया का मतलब होता है कि जब पल्स रेट कितनी हो जाए, मोर देन हाई हो जाए, जो नॉर्मल है 70 है उससे ज़्यादा हो जाए, 100 के अबव जाए, तब क्या है वो? टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है स्लो हार्ट रेट, जब हार्ट रेट कितनी हो जाए, लेस देन 60 बीट पर मिनट हो, तो क्या है? ब्रेडिकार्डिया। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट और रिदम क्या कहलाते हैं? यूपनिया। EUP यदि टर्म कहीं पर भी जुड़ जाता है और EU बस जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल लीवर को लेके क्वेश्चन आ सकता है। तो और यहाँ पर कहा है कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट रिदम है, तो वो क्या है? यूपनिया। यूपनिया का मतलब होता है सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। टैकीकार्डिया का मतलब होता है कि जब पल्स जो रेस्पिरेटरी रेट है, टैकीकार्डिया का मतलब होगा यहाँ पर कि जो जो हार्ट रेट है वो कितनी हो जाए, मोर देन 100 चली जाए। और ब्रेडिकार्डिया का मतलब है कि स्लो हो जाए, मतलब कि लेस देन 60 आ जाए। और यहाँ पर जो चारों टर्म है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। तो इनमें से क्या है जो नर्सिंग क्वालिटी केयर के तौर पर यूज़ किया जाएगा, फिर जिससे हम जो केयर प्रोवाइड की जा रही है उसका लेवल क्या है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन में बेड साइड क्लिनिक, नर्सिंग ऑडिट, फिजिकल प्लान या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो नर्सिंग केयर की जो क्वालिटी हमें फाइंड आउट करनी है तो वो सबसे अच्छा क्या है? नर्सिंग ऑडिट, जिससे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं किस टाइप का कम्युनिकेशन फॉलो होगा? तो वीडियो कॉन्फ्रेंस आप व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करते हैं, जूम पे करते हैं, तो यहाँ से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। ऑप्शन में विजुअल 1 वे, ऑडियो विजुअल 1 वे, विजुअल 2 वे या फिर ऑडियो विजुअल 2 वे। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? डी, ऑडियो विजुअल 2 वे। तो आप व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं तो आपको दोनों साइड से दिखेगा,
आपके सामने कौन है रिसीवर, कौन है सेंडर, कौन है, सभी चीज़ें आप इजीली देख सकते हैं और आपको आवाज़ भी आएगी उसकी। तो क्या हो गया वो ऑडियो विजुअल टू वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज द कंडीशन वेयर अ पेशेंट सीज अ रोप एंड फियर इट्स टू बी स्नेक इज कॉल्ड। तो ऐसी सिचुएशन जब हम या फिर कोई पर्सन किसी रस्सी को सांप कहे तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन में डीपर्सनलाइजेशन, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन या फिर डिल्यूजन। तीनों सिचुएशन में छोटा छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है कि रस्सी को सांप समझ लेना तो ये क्या है, एक तरीके का इल्यूजन। डिल्यूजन में कोई सब्जेक्टिव यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटोरिएटिंग द हेल्थ ऑफ द मदर इज नोन एज। तो ऐसी सिचुएशन जो प्रेगनेंसी में हो क्या हो, नोजिया वॉमिटिंग हो बहुत ज़्यादा मदर को, जिसके कारण मदर की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हो सकती है, बिगड़ सकती है। तो ऑप्शन में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एक्लेम्सिया, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम या फिर अबॉर्शन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में क्लेम्सिया, प्रीक्लेम्सिया दोनों आ जाएंगे तो इसमें हाई बीपी की सिचुएशन होगी। अब बचता है एक्सेसिव वॉमिटिंग, एमेसिस वर्ड आता है दैट मीन्स वॉमिटिंग हो रहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का मैनेजमेंट आपको एग्जाम में आता है जनरली, तो इसमें जो होम मैनेजमेंट डॉक्टर अपनाते हैं मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग को अवॉइड करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आपके लिए डॉक्टर एडवाइस करेगा कि आप छोटा छोटा अमाउंट में खाना खाएं और आप कोशिश करें कि बिस्किट या फिर अर्ली मॉर्निंग कुछ भी लाइट चीज़ें हैं जो खाने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज विच इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। तो पूरी जो यूट्रस है उसकी सबसे थिक लेयर कौन सी है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम या फिर मायोमेट्रियम। तो यूट्रस की सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी है, तो वो है मायोमेट्रियम। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज एन इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो COPD के पर्सन में कौन सा है जो आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फ्लो ऑक्सीजन या फिर परस्यूड लिप ब्रीदिंग। तो यहाँ पर कहा है कि COPD का पेशेंट है उसमें क्या इंटरवेंशन आपको देखने को मिलेगा। जो इंटरवेंशन आपको देखने को मिलेगा COPD के पेशेंट को क्या होगा, परस्यूड लिप ब्रीदिंग, जिसमें क्या होगा, इट्स अ सिंपल टेक्निक फॉर स्लोइंग डाउन अ पर्सन ब्रीदिंग एंड गेटिंग मोर इनटू देयर लंग्स। तो आपको मुंह से सांस लेने के लिए है जो डॉक्टर एडवाइस करेगा, सॉरी नाक से ही सांस लेना है बट आप स्लोली लेंगे, जिससे आपको फास्ट नहीं लेना है, स्लो कोशिश करना है, जिससे आपको क्या जाए, मोर एयर जाए आपके लंग्स में, जो कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि COPD के पेशेंट में क्या इंटरवेंशन लेंगे, मतलब उसको क्या एडवाइस करेंगे। तो आप उसके लिए एडवाइस करेंगे कि आपको स्लोली सांस है जो लेनी है, जो कि क्या होगी, लंग्स तक जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिकॉर्ड द लेबर इवेंट्स। तो लेबर इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्या अपनाया जाता है, सिल्बरमैन्स असेसमेंट, फीटोस्कोप, अपगार स्कोर या फिर पार्टोग्राफ। तो लेबर इवेंट्स रिकॉर्ड किस में किए जाते हैं, पार्टोग्राफ में। यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, तो यहाँ पर जो उसके लिए क्या टर्म यूज किया गया है, पार्टोग्राफ। नेक्स्ट इज विच इज़ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली लेयर है उसको क्या कहेंगे, पेरिटोनियम, मेनिंजस, पेरिकार्डियम या फिर प्लूरा। तो जो यहाँ पर लेयर है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कवर करती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, वो क्या है, मेनिंजस। मेनिंजस के फिर अलग अलग लेयर होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड एर्गनॉइड मैटर। तो यहाँ पर 3 लेयर होती हैं मेनिंग्स की। मोस्टली फर्स्ट क्या है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाली मेम्ब्रेन क्या है, मेनिंग्स। मेनिंग्स के भी 3 लेयर होती हैं। इनर लेयर क्या है, पाया मैटर, मिडिल आर्कनॉइड, थर्ड जो रहेगी जो कि टफ आउटर लेयर है इसको क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर। तीनों याद रखनी है कि इनर है पाया, मिडिल आर्कनॉइड, लास्ट वन इज ड्यूरा मैटर जो कि आउटर लेयर है।
नेक्स्ट इज विच कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रायोसोमी 18। तो ट्रायोसोमी 18 किस कंडीशन को कहा जाएगा? ऑप्शन में टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो कंडीशन है ट्रायोसोमी 18, इसको क्या कहा जाता है? एडवर्ड सिंड्रोम। क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो सॉरी यहाँ पर ट्रायोसोमी 18 क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के लिए ट्रायोसोमी 21 टर्म है जो यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो अदर है पटाउ सिंड्रोम, तो पटाउ सिंड्रोम के लिए जो यूज़ किया जाता है वो क्या है? ट्रायोसोमी 13 ट्रायोसोमी 13 फॉर पटाउ सिंड्रोम, ट्रायोसोमी 18 फॉर एडवर्ड सिंड्रोम एंड ट्रायोसोमी 21 फॉर डाउन सिंड्रोम। Next is hernial protrusion of sac like cyst of meninges filled with spinal fluid is known as। तो स्पाइनल फ्लूइड को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा है कि हर्नियल प्रोट्रूजन होगा कहाँ पर? मेनिंग्स के यहाँ पर, मेनिंग्स सिस्ट ऑफ मेनिंग्स बनेगा तो उसमें CSF फ्लूइड है जो भरेगा तो वो क्या कहलाएगा? रेचिचेसिस, मेनिंगोमायोसिल, एंसेफेलोसील या फिर मेनिंगोसील। तो यहाँ पर कहा है मेनिंग्स के यहाँ पर सिस्ट लाइक फॉर्मेशन होगा, हर्नियल प्रोट्रूजन होगा, CSF फिलअप होगा तो क्या है? मेनिंगोमायोसिल। क्या है यहाँ पर? मेनिंगोमायोसिल। और यहाँ पर अदर टर्म है इंसेफेलोसील, जिसमें कि ब्रेन के यहाँ जो ओपनिंग रहेगी स्कल की यहाँ पर, वहाँ पर क्या होगा? फ्लूइड का जो कलेक्शन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट द एनाफिलैक्सिस। तो एनाफिलैक्सिस रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी? सोडियम बाइकार्बोनेट, एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन या फिर डिगॉक्सिन। जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो क्या होगी? एपिनेफ्रिन। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें आपको इसका आंसर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। दो टाइप का डेटा कलेक्ट होता है, एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी है जो आपको बतानी है डेटा कलेक्शन के लिए कौन सी मेथड होगी। लाइफ हिस्ट्रीज, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, इन डेप्थ इंटरव्यू या फिर डायरीज। तो नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें आपको इसका आंसर दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।